तो मैं शिवम उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रीड अप ऑन में। विश्व भूगोल में जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे हैं हम, उसकी अगली श्रृंखला लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आपको करना इतना है कि हमारे साथ साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। 10 सेकंड में आपको इन प्रश्नों के आंसर्स करने हैं। ये सारे प्रश्न मैपिंग पर आधारित हैं, यानी अगर आपकी मैपिंग अच्छी है तो उम्मीद है आप इन प्रश्नों में से अधिकतम प्रश्नों को सही कर ले जाएंगे। और आपको वीडियो 1 से 2 बार देखना है ताकि ये सारे प्रश्न आपके तैयार हो जाएं। साथ ही साथ आप इसको एग्ज़ामिनेशन हॉल तक कैरी कर पाएँ, वहाँ जा कर के आप इन प्रश्नों का लाभ उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मैकमर्डो की शुष्क घाटी कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका, मध्य एशिया, उत्तर अमेरिका या फिर अंटार्कटिका? चलिए टाइमर ऑन कर देता हूं मैं। 10 सेकंड में आपको आंसर करना है। 11 सेकंड हो गया, लेकिन इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। मैकमर्डो शुष्क घाटियाँ अंटार्कटिका में स्थित हैं। इस क्षेत्र में आर्द्रता अत्यंत कम है। इस क्षेत्र में विडा झील और ओबिक्स नदी भी स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, इन शुष्क घाटियों में विडा झील और ओबिक्स नाम की नदी भी स्थित है। कहाँ स्थित है ये घाटी? तो वो स्थित है अंटार्कटिका में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 2 है, पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है कि जो पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए, पृथ्वी के केंद्र के निकट, बी, आयन मंडल के नीचे, सी, आयन मंडल से ऊपर या फिर डी, पृथ्वी की सतह के 12 से 16 किलोमीटर के अंदर। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। टाइमर ऑन। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी आयन मंडल के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटोस्फीयर सतह से लगभग 90,000 किलोमीटर दूर वायुमंडल में स्थित है। यह सौर पवनों द्वारा प्रभावित होता रहता है। तो ध्यान दीजिएगा कितना, तो मैग्नेटोस्फीयर आयन मंडल के ऊपर स्थित है। कहाँ? आयन मंडल के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 3 दिख रहा होगा आपको। पनिकुलगारा निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? पनिकुलगारा निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? ऑप्शंस हैं, ए, मिर्च, बी, इलायची, सी, सरसों, डी, चावल। ऑप्शंस कमेंट कीजिए कि क्या सही होगा इसका। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा इन चारों ऑप्शंस में से वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी इलायची। इलायची पनिकुलगारा वन व पलाकुझी, ये और साथ ही साथ वेंडर, कौन कौन सी? वेंडर, पनिकुलगारा वन व पलाकुझी इलायची की प्रमुख प्रजातियां हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इन चारों दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्नलिखित विकल्पों का अवलोकन कीजिए।
पहला पाइराइट, दूसरा जिप्सम, तीसरा जैविक खाद। मृदा को क्षारीय बनाने के लिए उपरोक्त में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, 1 और 2, 2 और 3, 1, 2 और 3, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि मृदा को क्षारीय बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। चलिए आंसर कीजिए। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1, 2 और 3। मृदा को क्षारीय बनाने के लिए उपरोक्त सभी पाइराइट, जिप्सम व जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी, यानी 1, 2 और 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, MENA क्षेत्र का मुख्य उद्योग क्या है? जो MENA क्षेत्र है उसका मुख्य जो उद्योग है वो क्या है? ऑप्शंस हैं विनिर्माण, पेट्रोलियम, खदानें, खनिज या फिर पर्यटन। चारों ऑप्शंस में से राइट ऑप्शंस आपको चूज करना है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। MENA क्षेत्र का अर्थ मध्य, पूर्व व उत्तरी अफ्रीका होता है। अब फुल फॉर्म देखिए, मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका। MENA मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका। इस क्षेत्र में पेट्रोलियम पदार्थ के विशाल भंडार मौजूद हैं। इस क्षेत्र में लगभग 38.1 करोड़ लोग निवास करते हैं, जो कि वैश्विक जनसंख्या के 6% के बराबर हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वो था ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल रीड अप ऑन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 6 बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, डिफरेंट एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए कालाहारी, बी अटाकामा, सी मोजो मरुस्थल, डी तेबरनास मरुस्थल। ऑप्शंस कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी अटकामा मरुस्थल। जो विश्व का सबसे शुष्क स्थान है वो है अटकामा मरुस्थल, और यह अटकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका के चिली में स्थित है, और साथ ही साथ यह लगभग 1,05,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ मरुस्थल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्नलिखित में से किस देश में हीलियम के भरपूर प्राकृतिक गैस फील्ड स्थित हैं? ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, अमेरिका। प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अमेरिका के ह्यूगोटन, कंसास, अक्लाहोमा और टेक्सास में हीलियम से युक्त प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही विकल्प था वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी अमेरिका।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लौंग, गन्ना, अल्फा अल्फा उपरोक्त में से कौन सी फसलों की रोपाई की जाती है? ऑप्शंस दिए गए हैं 1 और 2, 2 और 3, केवल 2, 1, 2 और 3। आपको बताना है कि किन फसलों की रोपाई की जाती है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल 2। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है, क्योंकि दिए गए फसलों में से जो अल्फा अल्फा है वो एक प्रकार की घास है, लौंग का पौधा होता है, उसकी रोपाई नहीं की जाती है। जबकि आपने देखा होगा कि गन्ने के तने के छोटे छोटे टुकड़े करके हम उसकी रोपाई करते हैं। तो इस प्रकार जो प्रश्न दिए गए प्रश्न में ऑप्शन नंबर 2 जो था वो गन्ना, उस फसल की रोपाई की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। आपके सामने है प्रश्न नंबर 9। भूगर्भिक रिफ्ट अथवा भ्रंश का कारण किस स्थलाकृति की रचना होती है? यानी भूगर्भिक रिफ्ट अथवा भ्रंश के कारण किस स्थलाकृति की रचना होती है, ये बताना है आपको। ऑप्शंस दिए गए हैं रिफ्ट घाटी, टालुस, क्रीवास या फिर यारदुंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी रिफ्ट वैली। भ्रंशन के कारण जो स्थलाकृति निर्माण होता है वो होती है रिफ्ट घाटी। आपको बता दें कि विवर्तनिकी गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले भ्रंश से रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। विवर्तनिकी घटनाएं ऐसी घटनाएं हैं जिसमें प्लेटों के संचलन या फिर किसी बाह्य बल के कारण जो पृथ्वी में वो हलचल उत्पन्न होती है और उससे भ्रंशों का निर्माण होता है। भ्रंशों से रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रिफ्ट वैली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने। नदी बेसिन क्षेत्र के आधार पर घटते हुए क्रम में सही विकल्प को चुनिए। यानी जो नदियां दी गई हैं उनके बेसिन क्षेत्र के आधार पे आपको उनको क्रम में लगाना है, वो भी घटते हुए क्रम में। आप ऑप्शंस दिए गए हैं अमेजन, कांगो, गंगा, अमेजन, कांगो, मिसिसिपी, अमेजन, मिसिसिपी, कांगो, अमेजन, मिसिसिपी, गंगा। दिए गए प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अमेजन, कांगो और मिसिसिपी। ऑप्शन नंबर बी, अमेजन, कांगो और मिसिसिपी। अमेजन बेसिन क्षेत्र लगभग 75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जबकि कांगो बेसिन क्षेत्र 40,14,500, वहीं मिसिसिपी नदी का बेसिन क्षेत्र 29,81,076 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस वजह से जो राइट आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर बी, अमेजन, कांगो, मिसिसिपी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 दिया है आपको, तांबा अयस्क के प्रकार का सही क्रम क्या है? आपको बताना है कि जो तांबा अयस्क होता है उसके
जो प्रकार पाए जाते हैं उनका सही क्रम क्या है? ऑप्शंस दिया गया है चाल्कोपाइराइट, एज्यूराइट, डायपटेज। एज्यूराइट, डायपटेज, चाल्कोपाइराइट। डायपटेज, चाल्कोपाइराइट, एज्यूराइट, या फिर डायपटेज, एज्यूराइट, चाल्कोपाइराइट। टाइमर ऑन है, जल्दी से बताइए किस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चाल्कोपाइराइट, एज्यूराइट एवं डायपटीज। चाल्कोपाइराइट, चाल्कोसाइट, कोवेलाइट, एज्यूराइट ये सारे तांबा के अयस्क हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं नाम एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं। चाल्कोपाइराइट, चाल्कोसाइट, कोवेलाइट, एज्यूराइट ये सारे के सारे तांबा के प्रमुख अयस्क हैं। तो इस प्रकार प्रश्न का सही विकल्प हुआ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत सिंचित क्षेत्र कौन सा है? सिंधु घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी, गंगा बेसिन, महानदी बेसिन। प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस। सिंधु घाटी क्षेत्र पाकिस्तान में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत सिंचित क्षेत्र है। पाकिस्तान के सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 1,81,000 वर्ग किलोमीटर सिंधु घाटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सिंधु नदी पाकिस्तान की एक महत्वपूर्ण नदी है, जिसके द्वारा पूरे पाकिस्तान में नहरों का निर्माण करके नहरों का जाल बिछाया हुआ है। इसी वजह से पाकिस्तान एक शुष्क क्षेत्र होते हुए भी वहाँ पर्याप्त मात्रा में कृषि खाद्यान्नों की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित की जाती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 13। यदि किसी स्थान पर सुबह 8 बजे ज्वार आता है तो अगला ज्वार उच्च ज्वार किस समय पर आएगा? आपको बताना है शाम 8 बजे, या फिर 8:10, 8:12, 8:25। इस प्रश्न का आंसर यहाँ नहीं करना है, आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा कि यदि किसी स्थान पर सुबह 8 बजे ज्वार आता है तो अगला उच्च ज्वार किस समय आएगा। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है, लाइव कमेंट में नहीं। जो नीचे कमेंट सेक्शन दिया होता है वहां आपको कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर बताना है कि सुबह 8 बजे ज्वार आया है तो अगला उच्च ज्वार जो होगा वो किस समय पर आएगा। आपको बता दें कि धरती पर स्थित सागरों के जल स्तर का सामान्य स्तर से ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। टाइमिंग आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद। 14वां जो 14th प्रश्न है आपका वो है, अन्य क्षेत्रों की तुलना में किस क्षेत्र में दिन और रात के तापमान में सर्वाधिक अंतर देखने को मिलता है? टुंड्रा, भूमध्य सागर, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। आपको बताना है कि इनमें से दिन और रात के तापमान में अंतर सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल।
उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में दिन में तापमान अत्यधिक होता है जबकि रात में तापमान अत्यधिक कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ रेतीली भूमि पाई जाती है। और आप सभी को पता है कि रेतीली भूमि जितने तेजी से तापमान अवशोषित करती है उतनी ही देर में तापमान का अपने से बाहर निकालती है। इस वजह से जब जो है दिन के समय में बहुत ज़्यादा गर्म होता है वहाँ का माहौल, और जबकि रात के समय में वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी देखने को मिलती है, वहाँ तापमान कम हो जाता है। इस वजह से वहाँ के दिन और रात के तापमान में भारी अंतर देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर है हमारा अगला 15, आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ लीजिए प्रश्न। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर देती है तो किस स्थान पर किसी वस्तु के भार पर सबसे कम असर पड़ेगा? यानी अगर किसी वस्तु का भार है पृथ्वी पर और वो किस जगह पर रखा जाए और पृथ्वी उस टाइम घूमना बंद कर दे तो भार पर सबसे कम असर पड़ेगा, यानी भार जितना है लगभग उतना ही देखने को मिलेगा। ऑप्शंस दिए गए हैं, भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, कर्क रेखा पर या फिर मकर रेखा पर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी ध्रुव, क्योंकि उत्तरी ध्रुव पर केंद्रीय पसारक बल के कारण उस वस्तु के भार पर सबसे कम प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वहाँ केंद्रीय पसारक बल नाम का एक बल होता है जिसका इम्पैक्ट वहाँ देखने को मिलता है। तो उत्तरी ध्रुव पर सबसे कम प्रभाव पड़ेगा यदि पृथ्वी घूर्णन बंद कर देती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16, जोहोर जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है, ये बताना है आपको। दक्षिण कोरिया व जापान, सिंगापुर व मलेशिया, डेनमार्क व स्वीडन, सिंगापुर व इंडोनेशिया। आपको बताना है कि जो जोहोर जलडमरू मध्य है वो किन दो देशों को अलग करता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी सिंगापुर और मलेशिया। इस प्रश्न के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम मैंने इसलिए दिया आपको ताकि आप सोच पाएँ। जलडमरू मध्य से संबंधित सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मैं बहुत बार इस बात को बता चुका हूँ। आप जितने भी विश्व में जलडमरू मध्य बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आगे मैं इस बारे में वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन उसको कहीं नोट करके रख लीजिए, क्योंकि 100% श्योर वर्ल्ड ज्योग्राफी में जलडमरू मध्य से संबंधित सवाल पूछे ही जाते हैं, क्योंकि जलडमरू मध्यों की उपयोगिता विश्व व्यापार में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वो था ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर और मलेशिया। जौहर जलडमरू मध्य को टैब्रो अथवा सेलत जलडमरू मध्य भी कहा जाता है। तो अगर इसकी जगह टैब्रो या फिर सेलत जलडमरू मध्य पूछ लिया जाए तो ध्यान दीजिएगा वो भी सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस सकरी पट्टी को डेविल्स नेक कहा जाता है? ए कारा पट्टी, बी पनामा पट्टी, सी करेलियन पट्टी, डी कोरिंथ पट्टी। आपको बताना है कि सकरी पट्टी डेविल्स नेक किसे कहा जाता है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कारा पट्टी। आप लोगों ने मलय प्रायद्वीप का नाम सुना होगा,
तो मलय प्रायद्वीप को यह कारा पट्टी मुख्य एशिया से जोड़ती है। ध्यान दीजिएगा, मलय प्रायद्वीप को मुख्य एशिया से जोड़ने वाली पट्टी करा पट्टी के नाम से जानी जाती है। इस पट्टी को डेविल्स नेक भी कहते हैं। जैसे भारत में जो सकरी पट्टी है जो पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य भारत भूमि से जोड़ती है, उसको क्या बोलते हैं? चिकन नेक। क्या बोलते हैं? चिकन नेक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। मकरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शंस हैं अरब सागर, हिंद महासागर में श्रीलंका के दक्षिणी तट में, बंगाल की खाड़ी या फिर भूमध्य सागर। जल्दी से आंसर्स कमेंट कीजिए कि कौन सा आंसर इसमें सही होगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अरब सागर। मकरान ओमान की खाड़ी और पर्सिया की खाड़ी में स्थित एक समुद्र तटीय पट्टी है। आप लोगों ने मकरान तट का भी नाम सुना होगा। मकरान तट का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी अरब सागर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। सूडान, चाड, इथोपिया, उपरोक्त में से किस देश की दक्षिणी सीमा मिस्र से लगती है? बताना है केवल एक और दो, केवल एक और तीन, उपरोक्त सभी। दिए गए देशों में से किन देशों की सीमा की दक्षिणी सीमा वो मिस्र से लगती है? बताना है आपको। चलिए आंसर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको मिस्र की सीमाओं के बारे में बताएं तो मिस्र की उत्तरी सीमा जो है वो भूमध्य सागर से लगती है और उत्तर पूर्व सीमा इजराइल से लगती है। मिस्र के पूर्व में लाल सागर स्थित है तथा सूडान मिस्र के दक्षिण व लीबिया पश्चिम में है। ठीक है, तो इस प्रकार किसी भी देश की सीमा वो मिस्र से नहीं लगती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने है, बखान कॉरिडोर किन दो देशों के बीच थल सीमा का निर्माण करता है? बखान कॉरिडोर किन दो देशों के बीच थल सीमा का निर्माण करता है? आपको बताना है। ऑप्शंस हैं अफगानिस्तान व तजाकिस्तान, अफगानिस्तान व उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान व किर्गिस्तान, अफगानिस्तान वाला चीन। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी अफगानिस्तान और चीन। बखान कॉरिडोर 350 किलोमीटर लंबी व 13 से 65 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। यह अफगानिस्तान के उत्तर पूर्वी प्रांत से चीन तक जाती है। यह तजाकिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है। तो इस प्रकार प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक बटन प्रेस करके लाइक भी कर दें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समुद्र तल से जो अंटार्कटिका की औसत ऊंचाई है वह कितनी है? 4500 फीट, 5500 फीट, 6500 फीट या 7500 फीट? आपको बताना है कि अंटार्कटिका की जो ऊंचाई है वो समुद्र तट से कितनी है। आप इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी
7,500 फीट। अंटार्कटिका महाद्वीप की जो औसत ऊंचाई देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है 7,516 फीट। और अगर 7,516 फीट है तो समझिए कि क्या होगा, ये विश्व का सबसे ऊंचा महाद्वीप होगा। क्या होगा? विश्व का सबसे ऊंचा महाद्वीप। कौन? अंटार्कटिका। ध्यान रखिएगा, दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी राइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। कर्क रेखा भारत के 6 राज्यों से गुजरती है। अरब सागर से पहले यह ओमान में प्रवेश करती है। दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। यह प्रश्न का आंसर तो आप सभी को पता होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि पूरे सीरीज का ये सबसे आसान प्रश्न है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। चलिए, इस प्रश्न का मैं सही जवाब बता देता हूं कि ये दोनों कथन जो दिए गए हैं ये पूर्णतया गलत हैं। ना पहला सही है ना दूसरा सही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अरब सागर से पहले यह ओमान में ना प्रवेश करती है, ये वाला कथन, दूसरा कथन गलत है। और पहला में जो 6 लिखा हुआ है इसकी जगह 8 होना चाहिए। कौन कौन से राज्य हैं आप सभी को पता होगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ध्यान रखिएगा, मैं रिपीट कर दे रहा हूं एक बार फिर से, आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद क्या आएगा? छत्तीसगढ़, फिर आपका आएगा झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। तो ध्यान रखिएगा 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा चुक्की सागर से। चुक्ची सागर कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है कि चुक्ची सागर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस दिए गए हैं पश्चिम प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। कहाँ स्थित है चुक्ची सागर? जल्दी बताइए। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आर्कटिक महासागर। चुक्ची सागर आर्कटिक महासागर में स्थित एक सीमांत सागर है, यानी उसकी सीमा पर स्थित है। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो यह 6,20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके बेसिन देश अमेरिका और रूस हैं, यानी जो चुक्ची सागर के बेसिन क्षेत्र, जो उसके आसपास के क्षेत्र हैं, वो अमेरिका और रूस हैं। जबकि इसका जो क्षेत्र है वो कितना है? लगभग 6,20,000 वर्ग किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा कहाँ स्थित है? आर्कटिक महासागर में सीमांत सागर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न होगा हमारा प्रश्न नंबर 24। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको कि निम्नलिखित में से किस देश में कपास की बेल का वजन सर्वाधिक होता है? अमेरिका, चीन, मिस्र, फ्रांस। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, मिस्र। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है प्रश्न नंबर 24 का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25। विश्व में कपास उत्पादन करने वाले सबसे बड़ा क्षेत्र एक स्थान पर केंद्रित किस देश में स्थित है? आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं चीन, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान। ध्यान दीजिएगा, इसमें जिस सबसे बड़े क्षेत्र की बात की गई है वो एक स्थान पर केंद्रित होना चाहिए। वो किस देश में स्थित है?
ना कि सबसे ज़्यादा कपास कौन से देश में उत्पादित होता है, ये पूछा है आपसे। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। अब मैं टाइमर ऑन कर रहा हूं। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि विश्व का जो सबसे बड़ा एक स्थान पर केंद्रित कपास उत्पादक क्षेत्र है वो अमेरिका के दक्षिणी मैदानों में स्थित है। वहां एक क्षेत्र में एक साथ विश्व में सबसे ज्यादा कपास उगाई जाती है। वो एकीकृत ऐसा क्षेत्र है जो सबसे बड़ा केंद्र है कपास उत्पादन का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चेरी इराना कॉफी किस देश में उत्पादित की जाती है? फैक्चुअल क्वेश्चन है। फैक्चुअल क्वेश्चन है तो ध्यान दीजिएगा। आपको बताना है कि चेरी इराना कॉफी किस देश में उत्पादित की जाती है। ऑप्शंस हैं वियतनाम, कैमरून, लाइबेरिया, यमन। प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, कैमरून। चेरी इराना कॉफ़ी की जो विशेषता है वो ध्यान दीजिएगा कि इस कॉफ़ी में जो कैफीन होती है, कैफीन नाम का तत्व जो कॉफ़ी में पाया जाता है वो चेरी इराना कॉफ़ी में नहीं पाया जाता। इस वजह से ये काफ़ी फेमस है और ये कॉफ़ी कैमरून में उगाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया। फिर से, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया किस स्थान पर स्थित है? पश्चिम प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर। इस प्रश्न का जो सही जवाब है यानी फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया वो स्थित है आपका पश्चिमी प्रशांत महासागर में। फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया लगभग 702 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 4 राज्य शामिल हैं। कौन कौन से? याप, चूक, पोहनपी और कोसरे। ध्यान दीजिएगा, याप, चूक, पोहनपी और कोसरे। ये प्रश्न टफ हैं, इनका लेबल टफ है, विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए मैं कितनी बार बोल चुका हूं आपसे कि आपका मैपिंग पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। विश्व भूगोल से जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं आमतौर पे लगभग स्टूडेंट्स के वो गलत हो जाते हैं। इस वजह से आप अपने साथ हमेशा एटलस साथ में रखिए और विभिन्न क्षेत्रों को, विभिन्न महाद्वीपों को, उनसे संबंधित खाड़ियों को, जल डमरू मध्यों को ये देखते रहिए। आपको धीरे धीरे मैपिंग तैयार हो जाएगी। प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। अगला है 28वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पछुआ पवनों के कारण पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। दूसरा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा होती है। तीसरा, पश्चिमी विक्षोभ अरब सागर में उत्पन्न होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं केवल एक, 1 और 2, 1, 2 और 3, केवल 1 और 3।
प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। क्यों? क्योंकि इसमें तीसरी स्टेटमेंट जो लिखी है उसको अगर आपको पता होता तो आप आसानी से प्रश्न कर सकते थे, क्योंकि तीसरी स्टेटमेंट गलत है। पश्चिमी विक्षोभ अरब सागर में उत्पन्न ना होकर के भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। कहाँ? भूमध्य सागर में। ठीक है, अरब सागर में नहीं होते। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 29। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस क्विज का। सुदूर दक्षिण में स्थित लैंड लॉक्ड देश कौन सा है? लैंड लॉक्ड देश के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। ऑप्शंस दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। मलावी, माली, लेसोथो, नाइजर। जब मैं अफ्रीका महाद्वीप करा रहा था आपको मैपिंग के थ्रू, तो मैंने इस देश का नाम लिया हुआ था। किसी एक देश से ही घिरा हुआ है ये। कमेंट कीजिए कौन सा है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लेसोथो। कौन सा देश? लेसोथो, जो 30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। राजधानी मासेरू, और यह दक्षिण अफ्रीका देश से चारों तरफ से घिरा हुआ है। यानी अगर ये दक्षिण अफ्रीका है तो इसके बीच में जो है लेसोथो स्थित है। चारों तरफ से एक ही देश से घिरा हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अंतिम प्रश्न है ये। किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? बहुत ही आसान प्रश्न। किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? घाना, केन्या, तंजानिया, नामीबिया। प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, तंजानिया। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में लगभग 4,900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है और किस महाद्वीप में स्थित है। ये होमवर्क है आपका कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है और किस महाद्वीप में स्थित है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ये जो क्विज थी हमारी या प्रश्नों की श्रृंखला थी, ये विश्व भूगोल से संबंधित प्रश्न इसमें लिए गए थे। आमतौर पे मैपिंग से रिलेटेड प्रश्नों से आपको इस क्विज में रूबरू होना पड़ा है। उम्मीद है कि आपको ये क्विज पसंद आई होगी और आपने अच्छे तरीके से अपनी मैपिंग को रिवाइज भी किया होगा। एक बार और देख लीजिए क्विज को ताकि आपका अच्छे से तैयार हो जाए। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। किसी भी सजेशंस या फिर इन प्रश्नों की PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाकर के आप इनका PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।